हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं यूनियन बजट 2026-2027। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप यूपीएससी सीएससी की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, क्लैट की तैयारी कर रहे हैं या कोई और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो बजट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट हो जाता है हमारी तैयारी के लिए। बजट इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं और यहाँ के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो कॉन्सेप्ट अगर आप सही से उसका एनालिसिस करेंगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से बनता है, जो इकोनॉमी से बनता है, वो सब भी आपको सॉल्व करने का आप कहिए कि रेडी रेफरेंस डेटा मिल जाएगा या फिर आपको ये पता चल जाएगा कि आपको पढ़ना क्या है। तरीका बहुत सिंपल है। मैंने यहाँ पे बजट को पढ़ करके बहुत सारे जो पार्ट हैं उसको देखा है, समझा है और उसको एक जगह मेंशन करने की कोशिश की है कि अगर आप सिर्फ इन टॉपिक्स पे नज़र दौड़ा ले तो आपका बजट तो तैयार होगा ही होगा। इसके अलावा जो होलिस्टिक प्रिपरेशन है वो हो जाएगा। बहुत सारी चीज़ें और भी आपको जानने को मिलेंगी जिससे कम से कम अगर आप यूपीएससी की बात करें तो आपका 10 से 12 नंबर इंक्रीज हो सकता है प्रीलिम्स एग्जाम में। और ठीक उसी तरह से अगर आप स्टेट पीसीएस का तैयारी कर रहे हैं या क्लैट का तैयारी कर रहे हैं या कोई और एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आपके अच्छे खासे अंक बढ़ सकते हैं। तरीका क्या है? मैंने जो जो टॉपिक यहाँ मेंशन किया है उसके बारे में मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। आपको जब भी समय मिले आप दो चार टॉपिक के बारे में 2-4 लाइन पढ़ते रहिए। इससे आपका तैयारी परिपूर्ण हो जाएगा और बहुत अच्छा अंक आप प्राप्त कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो यूनियन बजट 2026-27 पेश किया गया है अभी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा, उसमें एक बहुत सिग्निफिकेंट चीज़ था, वो था कैपेक्स। आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसको बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर पे बहुत ज़्यादा इस बार जोर दिया गया है, तो आपको इसको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा कि व्हाट इज कैपेक्स, व्हाट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। उसके बाद अगर आप कैपिटल एक्सपेंडिचर पढ़ रहे हैं तो आपको पढ़ना पड़ेगा व्हाट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अगर आप कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पढ़ रहे हैं तो आपको व्हाट इज कैपिटल रिसीट, व्हाट इज रेवेन्यू रिसीट, ये भी पढ़ना पड़ेगा। फिर आपको पढ़ना पड़ेगा व्हाट इज कैपिटल अकाउंट, व्हाट इज करेंट अकाउंट। इस तरह के जो टर्मिनोलॉजी हैं, व्हाट इज रेवेन्यू डेफिसिट, व्हाट इज कैपिटल डेफिसिट, ये टॉपिक के साथ ये सारा चीज जुड़ा हुआ है। तो आप सिंपल गूगल करेंगे ये सारे टर्म्स को और आपका एक बहुत अच्छा खासा इकोनॉमी का पार्ट तैयार हो जाएगा। फिर जो दूसरा टर्म है जो बहुत ज़्यादा मेंशन हुआ हमारे यूनियन बजट में, वो था थ्री कर्तव्य या ड्यूटीज। आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो 3 कर्तव्य की बात की, आपको उन तीनों कर्तव्य का नाम याद रखना पड़ेगा। पहला कर्तव्य क्या था? आवर फर्स्ट कर्तव्य इज टू एक्सिलरेट एंड सस्टेन इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, यहाँ पे टर्म देखिए, इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, और इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे होगा? तो बाय इन्हांसिंग प्रोडक्टिविटी एंड कॉम्पिटिटिवनेस। ठीक है, यानी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा करके और कॉम्पिटिशन को बढ़ा करके हम हमारा जो पहला कर्तव्य है उसमें हम इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट कर सकते हैं। तो आपको ये लाइन याद रखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा कर्तव्य हमारा क्या था? तो सेकंड कर्तव्य जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा था, उन्होंने कहा था वाज टू फुल द एस्पायरेशन ऑफ द इंडियन पीपल एंड बिल्ड देयर कैपेसिटी। तो कैपेसिटी बिल्डिंग वाला जो पार्ट है ये इनका सेकंड कर्तव्य था। और थर्ड कर्तव्य क्या था? टू इंश्योर दैट एवरी फैमिली, community, region, and sector has access to resources, amenities, and opportunities for meaningful participation। तो ये 3 शब्द आपको याद रखना है। फर्स्ट कर्तव्य में क्या याद रखना है आपको? तो इकोनॉमिक ग्रोथ। दूसरे कर्तव्य में आपको क्या याद रखना है? तो आपको याद रखना है कैपेसिटी बिल्डिंग। और तीसरे कर्तव्य में क्या रखना है याद? तो मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन। ये तीनों शब्द को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट पॉइंट तैयार करने का मौका मिलेगा। सिर्फ प्रीलिम्स के कॉन्टेक्स्ट में ही नहीं बल्कि मेंस के कॉन्टेक्स्ट में भी अगर आप इस चीज़ पर ध्यान दोहराएंगे तो आपको बहुत अच्छा आंसर लिखने को मिल सकता है। जब भी आप आंसर लिखें तो वहाँ पर इन 3 कर्तव्य शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, पहला कर्तव्य में क्या है वो इस्तेमाल कर सकते हैं कि भाई हमारा काम है हम क्या करें, प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं। ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट करें। उसी तरीके से सेकंड कर्तव्य में क्या करें, थर्ड कर्तव्य में क्या करें। तो ये हमारे एग्जाम के लिए सिग्निफिकेंट हो जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जो अगला टर्म इस्तेमाल किया गया बहुत इंपॉर्टेंट, वो था डेरिवेटिव ट्रेड्स। तो आपको पढ़ना पड़ेगा व्हाट इज डेरिवेटिव ट्रेड्स। इसमें भी एक टर्म आपको याद रखना है, व्हाट इज एसटीटी, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। ठीक है, ये बढ़ा दिया गया है। तो
इसके बारे में आपको सिंपल गूगल सर्च करना है, थोड़ा सा पढ़ना है। यहाँ पे 2-3 शब्द और आपको ध्यान रखना है। एक याद रखना है, स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग क्या होता है, ठीक है? और दूसरा आपको टर्म याद रखना है, व्हाट इज बाईबैक टैक्सेशन। बाईबैक टैक्सेशन, यहाँ पे देखिए वर्ड, ये तीनों शब्द एसटीटी, स्पेकुलेटिव ट्रेड्स एंड बाईबैक टैक्सेशन, इन तीनों शब्द को अगर आप पढ़ लेंगे तो आपको एक अच्छा खासा चांस है कि आपको एक क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिल जाए। फिर आपको एक और टर्म पढ़ना है, व्हाट इज हाई लेवल कमिटी ऑन बैंकिंग फॉर विकसित भारत, ठीक है? तो आपको ये चीज पढ़ना है। यहाँ पे 2 वर्ड आप और पढ़ेंगे, व्हाट इज पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन एंड व्हाट इज रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन, REC। ये दोनों टर्म्स को भी आप पढ़ेंगे, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। करना कुछ नहीं है, नॉर्मल गूगल सर्च करना है, आपको देखना है कि कैसे बना है, कौन से लॉ से बना है, ठीक है? अगर इसके बारे में कुछ स्पेशल फीचर्स, सेलेंट फीचर्स, यही सब आपको देखना है, दैट इज इट। फिर इसके बाद इनकम टैक्स एक्ट 2025, ये कब से चालू होने वाला? अप्रैल 2026 से। तो अगर नज़र आप इस पे भी एक दोहरा सकते हैं, एग्जाम के लिए ये भी इंपॉर्टेंट है। एसटीटी जो मैंने अभी ऊपर डिस्कस किया, तो उसमें क्या बढ़ा क्या घटा, ये भी आपको एक बार नज़र दौड़ानी है। फिर आगे बढ़ते हैं, एक बहुत सिग्निफिकेंट टॉपिक है म्यूनसिपल बॉन्ड। आपको ये पढ़ना है कि व्हाट इज म्यूनसिपल बॉन्ड, ये क्या होता है, ये कैसे ऑपरेट करता है, इसके बारे में आपको थोड़ा सा पढ़ना है। एक और टर्मिनोलॉजी जो आपको पढ़ना वो है कॉर्पोरेट बॉन्ड इंडाइसिस, ठीक है? ये क्या होता है कॉर्पोरेट बॉन्ड इंडाइसिस, इसके बारे में भी आप पढ़ेंगे। इसके अलावा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है? ये भी एक बहुत सिग्निफिकेंट चीज़ है यहाँ पे। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के बारे में पढ़िएगा, इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, इसका यूज़ क्या होता है, क्योंकि इस पर कस्टम ड्यूटी को बढ़ा दिया गया है, ठीक है? 7.5% हो गया, पहले इस पर ये 0 था, इस पर कस्टम ड्यूटी, तो इनपुट कॉस्ट बढ़ जाएगा। पर किस चीज़ का इनपुट कॉस्ट बढ़ेगा वो भी पढ़ना पड़ेगा आपको। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का केमिकल फॉर्मूला क्या है, कहाँ पर इस्तेमाल होता है, ठीक है? इसको पढ़ना है, ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा एक नेशनल कैलेमिटी कंटिजेंट ड्यूटी, इस शब्द के बारे में भी आपको पढ़ना है। फिर आ जाइए ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव रिपोर्ट, इस रिपोर्ट के बारे में भी आपको एक नज़र दौड़ा लेना है, यहाँ से भी क्वेश्चंस आ सकता है। उसके बाद एडवांस ऑथोराइजेशन स्कीम के बारे में पढ़ना है कि स्कीम क्या है, कैसे ऑपरेट करता है, इसको कौन सा एजेंसी ऑपरेट कराती है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। फिर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के बारे में पढ़ना है। पहले ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट निकलता था, अब उसका नाम बदल गया है, तो उसके बारे में पढ़िएगा। तो नॉर्मल गूगल सर्च एंड दैट इज इट। फिर इसके बाद एक टॉपिक आपको पढ़ना है ड्यूटी डेफरल फैसिलिटी, ठीक है? DDF, इसके बारे में भी आपको पढ़ना है, यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। फिर ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर क्या है, किस कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल होता है, क्यों इंपॉर्टेंट है न्यूज़ में, इसको पढ़ करके आप जरूर तैयार कीजिएगा, चांसेस हैं कि आपको एक क्वेश्चन यहाँ से भी देखने को मिल सकता है। इसके अलावा जो टैक्स हॉलीडे देने की बात की गई है 2047 तक फॉरेन कंपनीज को, कि आकर के जो डेटा सेंटर वो इंडिया में खोले, तो इसके बारे में आप पढ़ेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। इसका ये प्रीलिम्स के कॉन्टेक्स्ट में भी इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी के, बाकी के अदर एग्जाम के लिए भी, क्लैट के लिए भी, और बाकी जो वेरियस अदर एग्जामिनेशन हैं, स्टेट पीसीएस, इन सब के लिए भी इंपॉर्टेंट है। और मेन एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि ये कैसे, जो डेटा है वो कैसे इंपॉर्टेंट है, अगर हम डेटा सेंटर इंडिया में खोलेंगे तो उससे क्या हमें फ़ायदा होगा, बाहर रहने से हमें क्या क्या चैलेंजेस हमें फेस करने को मिल सकता है, टैक्स हॉलीडे कैसे उसमें हेल्प करेगा, तो इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा एक टर्म इस्तेमाल किया गया वूका, VUC है, इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है वोलाटाइल, अनसर्टेन, कॉम्प्लेक्स एंड एम्बिगुअस, ठीक है? बेसिकली जो गार्टनर करके ग्लोबल टेक रिसर्च फॉर्म है, जिसका नाम गार्टनर है, उसने ये शब्द इस्तेमाल किया कि इन टूडेज वुका लैंडस्केप दिस मूव ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया फ्रॉम mere delivery hub into a stable strategic sanctuary for global enterprises। तो बेसिकली एक फॉर्म है गार्टनर, उसने वुका शब्द इस्तेमाल किया था, ठीक है? तो डायरेक्टली वुका तो पूछेगा नहीं, ऐसा चांस तो बहुत कम है, लेकिन जब भी आप मेन एग्जाम में आंसर लिख रहे होंगे तो इस तरह के टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल अगर आप करेंगे गार्टनर के साथ, कि भाई ये अगर हम टैक्स हॉलीडे देते हैं या हम फॉरेन कंपनीज हमारे यहाँ आकर के डेटा सेंटर खोलती है तो उससे क्या होगा, तो उससे गार्टनर के अनुसार क्या होगा, वुका इन्वायरमेंट में एक बढ़िया सिस्टम बनेगा, देश में स्टेबल सिस्टम बनेगा, स्ट्रेटजिक हमें फ़ायदा होगा, ग्लोबल एंटरप्राइजेस के लिए बहुत सिग्निफिकेंट हो जाएगा ये पर्टिकुलर स्टेप, जिससे इंडिया के लिए भी एक विन विन सिचुएशन क्रिएट हो सकता है। तो आपको ये टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करना है। और यहाँ पे एक वर्ड और है, इसी पूरे कहानी का ही एक हिस्सा है, वो है क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स, ठीक है? तो अब इसको भी पढ़ेंगे कि व्हाट इज क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर, ये कैसे वर्क करता है, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं।
स्पोर्ट्स गुड को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट प्रोग्राम लेकर के आ रही है, स्पेशल प्रोग्राम टू प्रमोट स्पोर्ट्स गुड, तो इसके बारे में आप पढ़ेंगे। इसके अलावा नेशनल फाइबर स्कीम फॉर मैन मेड सिल्क वूल एटसेट्रा, इसके बारे में पढ़ लीजिएगा, नेशनल फाइबर स्कीम। उसके अलावा मेगा टेक्सटाइल पार्क के बारे में भी पढ़ सकते हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है हमारे आने वाले एग्जाम के लिए, ठीक है। उसके बाद नेशनल हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट प्रोग्राम, इसको पढ़ लीजिएगा। महात्मा गांधी ग्राम स्वरोजगार इनिशिएटिव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ेंगे। इसके अलावा समर्थ 2.0, इसके बारे में जरूर पढ़िएगा, देयर इज अ गुड चांस कि आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिल सकता है। उसके अलावा इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल किया गया टर्म रिजुविनेशन ऑफ लेगेसी इंडस्ट्रियल क्लस्टर, तो व्हाट इज लेगेसी इंडस्ट्रियल क्लस्टर, आपको ये भी पढ़ना है। फिर सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड्स, सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड, इस फंड के बारे में पढ़ेंगे कि ये क्या है, कैसे ऑपरेट करता है। इसके अलावा ट्रेड, TREDS, ठीक है, ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग स्कीम, इसके बारे में पढ़ेंगे कि कैसे ऑपरेट करता है, क्या काम करता है, तो इसको पढ़ना जरूरी है। बायोफार्मा पे बहुत ज़्यादा एक तरह से गवर्नमेंट ने इस बार बहुत ज़्यादा फोकस किया है, तो बायोफार्मा शक्ति, इसके बारे में पढ़िएगा, व्हाट इज बायोफार्मा शक्ति, ठीक है। दो टर्म आपको देखने को मिला होगा, एक है बायोसिमिलर्स और दूसरा है बायोलॉजिक्स। अगर आप इन दोनों टर्म्स को पढ़ेंगे तो देयर इज ए गुड चांस कि आपको एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिल सकता है। उसके अलावा आपको 3 न्यू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स एंड एजुकेशन एंड रिसर्च, NIPER, तो इसके बारे में पढ़ना है कि ये NIPER क्या है, कहाँ पे बनने वाला है। इसके अलावा CDSCO, सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, इसको भी पढ़ेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है कि कैसे ऑपरेट करता है, कौन सा मिनिस्ट्री के भीतर आता है, ठीक है। तो ये बहुत ही कौन से इंस्टीट्यूट से बना है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जिस तरीके से फोकस किया गया है इस बार के एग्जाम में इस बार के बजट में बायो फार्मा पे, तो ये CDSCO बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके अलावा गवर्नमेंट ने कैंसर ड्रग्स को पूरी तरीके से एग्जाम्पशंस दे दिया बेसिक कस्टम ड्यूटी से, तो आपको तो जो कैंसर ड्रग्स हैं 17 कैंसर से रिलेटेड ड्रग्स, तो एक बार उनका नाम देख लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है, कुछ नाम मेंशन करके ये पूछ ले कि ये क्या चीज़ है, इसका क्या इस्तेमाल है। UPSC कई बार इस तरह के क्वेश्चन पूछती रहती है, तो 17 कैंसर रिलेटेड ड्रग्स, उसके बारे में आपको पढ़ना है, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर आवर एग्जाम। इसके अलावा 7 मोर रेयर डिजीज विल बी एडेड टू द लिस्ट एलिजिबल फॉर इम्पोर्ट ड्यूटी एग्जाम्पशंस, यानी कि ये जो 17 ड्रग्स जो है कैंसर ड्रग्स, इसके अलावा 7 रेयर डिजीजेज है, रेयर डिजीजेज, ये देखिए यहाँ पे, इसको भी ऐड किया जाएगा, तो आपको उन 7 डिजीज का नाम भी याद रखना है, ठीक है। एक बार देख लीजिएगा कि ये डिजीजेस क्या है, और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप सिर्फ इनका नाम भी देखिएगा और अगर समय मिले तो ये भी देखिएगा कि ये कैसे काम करता है या किस पार्ट को नुकसान पहुंचाता है। तो इस तरह से क्या होगा कि आपका एक होलिस्टिक तैयारी हो जाएगा और बहुत चांसेस है कि आपको एक क्वेश्चंस यहाँ से देखने को मिल जाए। प्रधानमंत्री PMJ, इसको भी आपको एक बार देख लेना है। उसके अलावा नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, इसके बारे में भी आप एक बार नज़र दौड़ा लीजिएगा, तो देयर इज ए गुड चांस कि आपको यहाँ से क्वेश्चंस देखने को मिल जाए। आगे बात करते हैं मेंटल हेल्थ पे, पिछले कुछ समय से गवर्नमेंट फोकस कर रही है, इस बार के बजट में भी मेंशन किया गया है, और पिछले कुछ समय से जिस तरीके से मेंटल हेल्थ को लेकर के एक जागरूकता फैली है समाज में, तो मेंटल हेल्थ में मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम्स के लिए, जिसमें बहुत सारे एग्जाम है, तो आप इसको ज़रूर देखिएगा मेंटल हेल्थ के बारे में। इसमें 2 न्यू नेशनल मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट, 2 नए नेशनल मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट ओपन हो रहे हैं, एक तो रांची में और दूसरा तेजपुर में, तो आप प्लीज़ इसको देख लीजिए, ये दोनों नाम भी याद रखिए, रांची और तेजपुर। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस, निमहंस, इसके बारे में भी थोड़ा सा पढ़िएगा, ये भी ओपन हो रहा है, तो इसके बारे में कि ये कैसे काम करता है, कौन से मिनिस्ट्री के अंदर में आता है, क्या है, ये निमहंस जरूर आप एक बार देख लीजिएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आयुष इकोसिस्टम को लेकर के एक कॉम्प्रिहेंसिव पुश देखने को हमें मिला, लगातार गवर्नमेंट कोशिश कर रही है आयुष को बढ़ाने की, तो आप पढ़ेंगे कि व्हाट इज आयुष, ठीक है, इसमें कौन कौन सा मिनिस्ट्री आता है, कौन कौन सा चीज़ इसके भीतर कवर है, मतलब इस मिनिस्ट्री के भीतर कौन कौन सा मेथोडोलॉजी कवर है इलाज का, ठीक है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, इसके बारे में भी पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत सारे 3 न्यू ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा खोलने की बात हो रही है, तो आपको इसके बारे में भी थोड़ा सा पढ़ना है। फिर हम बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, काइंडली लुक इनटू दिस, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर आगे बढ़ते हैं, सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 अनाउंस किया गया, सेमीकंडक्टर मिशन 1.0 तो था ही, अब 2.0 भी, तो आपको प्लीज पढ़ना है व्हाट इज सेमीकंडक्टर मिशन 1.0,
व्हाट इज सेमीकंडक्टर मिशन 2.0। दो चार पॉइंट्स भी अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपको मेंस में और प्रीलिम्स में बहुत इजीली आप प्रीलिम्स में क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे और मेंस में भी आपके पास बहुत सारे पॉइंट्स होंगे आंसर्स लिखने के लिए। इसके अलावा जब आप सेमीकंडक्टर मिशंस पढ़ेंगे तो आपको जरूर पढ़ना चाहिए कि सेमीकंडक्टर इंपॉर्टेंट क्यों है, कैसे काम करता है और अभी क्यों इतना ज़्यादा न्यूज़ में है। तो इसको पढ़िएगा, सेमीकंडक्टर मिशन 1.0 एंड सेमीकंडक्टर मिशन 2.0। आगे बढ़ते हैं, पैक्स सिलिका। ये शब्द आपने सुना होगा मे बी, पैक्स सिलिका, ठीक है। तो पैक्स सिलिका देखिए, सेमीकंडक्टर से जुड़ा हुआ वर्ड है सिलिका। पैक्स आई थिंक एक रोमन वर्ड है जिसका मतलब होता है पीस। रोमन है या लैटिन है, आई एम नॉट श्योर, लेकिन इसका मतलब होता है पीस। तो पैक्स सिलिका ये बेसिकली यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के द्वारा एक, आप कह सकते हैं कि देश का एसोसिएशन है जिसपे कुछ सिलिका और इन सब पे काम होगा। तो प्लीज़ इसके बारे में भी पढ़िएगा कि इसके कौन मेंबर हैं, ये कैसे ऑपरेट करेगा, इसमें इंडिया इसका मेंबर है या नहीं है, अगर इसका इंडिया मेंबर नहीं है तो क्या बनेगा, बनेगा तो उसको क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा। दैट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर आवर एग्जाम। फिर आगे बढ़ते हैं, स्कीम फॉर रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट। ये टर्म भी आपको पढ़ने को देखने को मिल सकता है, तो आपको भी ये पढ़ना है कि व्हाट इज रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट। उसके अलावा गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है रेयर अर्थ कॉरिडोर के बारे में, तो इसको भी पढ़िए कि रेयर अर्थ कॉरिडोर कहाँ कहाँ कौन कौन से स्टेट में बनने वाला है और रेयर अर्थ क्या होता है, हमारे यहाँ कौन कौन से रेयर अर्थ एलिमेंट्स मिलते हैं। उसके अलावा महात्मा गांधी ग्राम स्वरोजगार इनिशिएटिव बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी प्लीज़ एक बार नज़र दौड़ा लीजिएगा। बजट में तो नहीं, लेकिन बजट में एक्सप्लिसिटली तो नहीं, लेकिन इकोनॉमिक सर्वे में ये बात मेंशन था कि हमारा एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्टिविटी वो डिक्रीज हो रहा है। तो प्लीज़ इसको डिक्रीज इन एग्रीकल्चर ग्रोथ, है ना, इकोनॉमिक सर्वे ने इस चीज़ को पॉइंट आउट किया है। तो कई बार यूपीएससी पैटर्न पे क्वेश्चन पूछ लेती है कि लगातार कोई चीज़ बढ़ा है, लगातार कोई चीज़ घटा है, तो ये संभव है कि यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। वेरी सिग्निफिकेंट, हमारा ग्रोथ जो है वो एग्रीकल्चर में डिक्रीज हो रहा है, ये इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 ने इस चीज़ को ऑब्जर्व किया है, तो हमको इसको भी पढ़ना है, ठीक है। उसके अलावा क्या क्या रीजन्स हो सकते हैं एग्रीकल्चर ग्रोथ के कम होने के लिए, तो आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं। मोनोकल्चर के बारे में एक रीजन हो सकता है, दूसरा हो सकता है कि अलग अलग जो डिजीज़ फैलते हैं इसमें एग्रीकल्चर में, वो इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो आपको पढ़ना पड़ेगा, कारण जरूर पढ़ने पड़ेंगे कि वाई दिस वी आर सीइंग डिक्रीज इन एग्रीकल्चर ग्रोथ। ये इसके अलावा भी कंट्रोवर्सी में भी था वीवी रामजी योजना, मनरेगा को हटा करके वीवी रामजी एक्ट 2025 लाया गया है, जिसको कहा जाता है विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण, वीवी रामजी एक्ट 2025। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मनरेगा में 100 दिन था, यहाँ पे 125 दिन है। तो इसके अलावा इसमें जो सेंटर और स्टेट के बीच में फंडिंग का सिस्टम वो भी चेंज हुआ है, तो इसको पूरा पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आने वाले एग्जाम में। इसका ओपिनियन भी इस पर बनाना है कि ये कैसे, इसका क्या पॉजिटिव है क्या निगेटिव है, क्योंकि ये प्रीलिम्स में भी इंपॉर्टेंट है, मेंस में भी इंपॉर्टेंट है, और अगर आप इस बीच में यूपीएससी का इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, इस बार के बजट में कुछ स्पेशल हाई वैल्यू क्रॉप पे नजर दौड़ाया गया है, जिसमें द सेंटर विल सपोर्ट हाई वैल्यू क्रॉप सच एज कोकोनट, सैंडलवुड, कोका एंड कैश्यू। तो आपको जैसे नारियल हो गया, काजू हो गया, इन सब पे नज़र दौड़ाना है कि ये पहले तो होता कहाँ पर है, सबसे ज़्यादा किस स्टेट में होता है, इसके लिए कैसा टेम्परेचर चाहिए, कैसा पानी चाहिए, कैसा मिट्टी चाहिए। तो ये जब आप इसको पढ़ेंगे तो दैट इज नोन एज 360 डिग्री अप्रोच। तो ये आपका बजट ही कवर नहीं करवाएगा, ये आपका एग्रीकल्चर वाला पार्ट भी कवर करवा देगा, ज्योग्राफी वाला पार्ट भी करवा देगा। तो आपको इसको एक बार नज़र दौड़ाना है, ये कैसे काम करता है, गवर्नमेंट इसके लिए क्या क्या कर रही है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इसका जो भी जोग्राफिकल रीजन्स है, जो भी कहाँ कहाँ इसका उपज होता है, ये सब पढ़ना है। अगर ट्रीज के बारे में भी पढ़ना है नॉर्थ ईस्ट रीजन में, ठीक है, सुपारी सब के बारे में। इसके अलावा एलमंड्स, वॉलनट्स, इन सब के बारे में पढ़ना है, पाइन नट्स, इन सब पे, ये सब हिली रीजन्स में ग्रो हो रहा है, तो इस पे गवर्नमेंट का सपोर्ट मिलेगा, तो इसको भी आपको पढ़ना है। दो इंपॉर्टेंट स्कीम पे नज़र दौड़ा लीजिएगा, कोकोनट प्रमोशन स्कीम एंड कोकोनट टेक्नोलॉजी मिशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको निश्चित तौर पर क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। बहुत दिनों से आपको पता ही होगा किसान सम्मान निधि, किसानों को पैसा दिया जाता है, तो आपको एक बार इस पर नज़र दौड़ा लेना है कि किसान सम्मान निधि में कितना पैसा दिया जाता है, कौन देता है, कितने इंटरवल में देता है, कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है, ठीक है। तो आपको ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। उसके अलावा आपको एक शब्द यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा ग्रीन कलर से, भारत विस्तार, ठीक है, इसका मतलब होता है वर्चुअली
इंटीग्रेटेड सिस्टम टू एक्सेस एग्रीकल्चर रिसोर्स। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, काइंडली लुक इनटू दिस। ठीक है, यहाँ पे आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एक तरह से इंटीग्रेट किया जा रहा है एग्रीस्टेक पोर्टल के साथ एंड इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के साथ मिल करके कुछ काम हो रहा है। तो आपको पढ़ना पड़ेगा व्हाट इज एग्रीस्टेक पोर्टल, और इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के बारे में पढ़ लीजिए, कब एस्टेब्लिश्ड हुआ, कौन इसको देखता है, ये सब चीज़ें। आगे बढ़ते हैं, डिफेंस एलोकेशंस के बारे में पढ़ लीजिएगा, क्योंकि डिफेंस के इस बार डिफेंस जो है हमारे 2% ऑफ द एस्टिमेटेड जीडीपी फॉर द ईयर 2026-2027, तो 2% जो हमारे जीडीपी का है वो डिफेंस को एलोकेट हुआ है। तो एक बार पढ़ लीजिएगा इसके बारे में। डिफेंस स्पेंडिंग जो अभी चल रहा है वो 14.67% ऑफ यूनियन गवर्नमेंट है टोटल एक्सपेंडिचर का। तो टोटल एक्सपेंडिचर का हाईएस्ट एक्सपेंडिचर हम कहाँ करते हैं? डिफेंस में करते हैं। तो एक बार इसको आप नज़र दौड़ा सकते हैं। स्पोर्ट्स गुड्स को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट कोशिश कर रही है, मैंने ऊपर भी मेंशन किया था। यहाँ पे 2-3 टर्म्स आपको देखने हैं, खेलो इंडिया प्रोग्राम क्या होता है, साई क्या होता है, स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्पोर्ट्स गुड्स के बारे में पढ़ लीजिएगा। ठीक है, उसके अलावा एक टर्म जो देखने को मिला, अमृत सरोवर, काइंडली लुक इनटू दिस वर्ड। आगे बढ़ते हैं। देखिए, इंडिया हैज़ वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ इनलैंड रिजर्वायर्स। तो इसके बारे में पढ़ेंगे, कितना, तकरीबन 31.5 लाख हेक्टेयर जो है हमारे पास इनलैंड रिजर्वायर्स है। ठीक है, तो ये हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि मछली पालन के लिए, इनलैंड मछली पालन के लिए बहुत सिग्निफिकेंट हो जाता है। यहाँ पे आप मत्स्य संपदा योजना भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पॉपुलेशन सेंसस को इस बार कुछ पैसा अलॉट किया गया, तो प्लीज रीड अबाउट पॉपुलेशन सेंसस। 2027 में सेंसस होना है, हालांकि होना पहले था लेकिन डिले होता चला गया, तो आपको पढ़ना है व्हाट इज सेंसस। ठीक है, पहली बार सेंसस कब हुआ, ठीक है, 10 साल में जो सेंसस होना, जो पीरियोडिक तरीके से होना कब शुरू हुआ, इस सेंसस को करवाती कौन है, इसमें मतलब किस मिनिस्ट्री के अंदर में सेंसस आता है। तो प्लीज लुक इनटू दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर अपकमिंग एग्जाम। इसके अलावा वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के बारे में पढ़ लीजिएगा, ये भी बहुत सिग्निफिकेंट है। फिर CCTNS, क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम्स, इसके बारे में पढ़ लीजिएगा, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर आवर एग्जाम। आगे बढ़ते हैं। बजट में a defining feature of budget is to emphasis on the declining debt to GDP ratio। तो kindly look into it, what is debt to GDP ratio, यानी कि हमारे GDP जो हमारा डेट है GDP की तुलना में धीरे धीरे कम हो रहा है। एक इंपॉर्टेंट फीचर है, इसको पढ़ेंगे। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने क्या कहा है? फाइनेंस मिनिस्ट्री नोटेड दैट द रेशियो इज प्रोजेक्टेड टू फॉल फ्रॉम 56.1% इन 2026 टू 55.6 इन 2026-2027। ठीक है, तो मैंने पहले भी कहा था कि यूपीएससी जो है वो एक तरह का पैटर्न वाले क्वेश्चन पूछती है, तो पूछ सकती है इस पे पैटर्न पे। तो अभी फाइनेंस मिनिस्टर ने क्या कहा कि 56.1% के आसपास 2025-26 में हमारा डेट टू जीडीपी है, जो गिर करके 55.6 हो जाएगा। तो आपको इसको पढ़ लेना है। आगे बढ़ते हैं। The ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ 20 न्यू नेशनल वाटरवेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 20 न्यू नेशनल वाटरवेज के बारे में आपको पढ़ना है कि वाटरवे क्या होता है, 20 न्यू नेशनल वाटरवे कहाँ कहाँ से ऑपरेट होने वाला है, और ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? तो ये स्टार्ट हो रहा है नेशनल वाटरवे 5 से, NW5, कहाँ? उड़ीसा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसको देखना है। इसके अलावा कोस्टल कार्गो प्रमोशन स्कीम, इसके बारे में भी एक बार नजर दौड़ा लीजिएगा। और एम क्या है? एम ये है कि द एम टू डबल द मॉडल शेयर ऑफ वाटरवेज एंड कोस्टल शिपिंग टू 12% बाय 2047, 2047 तक डबल करना है। किस चीज को? तो शेयर ऑफ वाटरवेज एंड कोस्टल शिपिंग, इसको बढ़ा करके कितना करना है? 12% के आसपास करना है। तो प्लीज इसको पढ़ने का प्रयास करेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो फिर से मैं बता दूं कि नेशनल वाटरवे 5 के बारे में पढ़ लीजिएगा। उड़ीसा में, उड़ीसा से शुरू हो रहा है, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। शिप रिपेयर इकोसिस्टम, इसको एक बार नजर दौड़ा लीजिएगा। ठीक है, मेन एग्जाम में भी आपके फोल्डर पॉइंट्स में ये चीज काम आ सकता है। आगे बढ़ते हैं। दिव्यांगजन कौशल योजना एंड दिव्यांग सहारा योजना, ये 2 फिजिकली हैंडीकैप्ड लोगों के डिग्निटी को बढ़ाने के लिए 2 इंपॉर्टेंट योजना को चालू किया जा रहा है, दिव्यांगजन कौशल योजना एंड दिव्यांगजन सहारा योजना। तो काइंडली लुक इनटू इट, वेरी सिग्निफिकेंट। उसके अलावा शी मार्ट, SHEMART, शी मार्ट, ठीक है, वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड है, तो इसको भी एक बार आप पढ़ लेंगे। लखपति दीदी प्रोग्राम के बारे में भी एक बार आप नजर दौड़ा लीजिएगा। इसके अलावा 1 गर्ल हॉस्टल इन एवरी डिस्ट्रिक्ट, हर डिस्ट्रिक्ट में एक
गर्ल्स हॉस्टल किस चीज़ के लिए? फॉर द प्रमोशन ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी। अब यहाँ पे ध्यान रखना है, पहले तो ये पढ़ना ही है कि ये क्या है, उसके अलावा व्हाट इज एस्ट्रोफिजिक्स एंड व्हाट इज एस्ट्रोनॉमी, और दोनों में क्या डिफरेंस है एक बार पढ़ेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। अगला प्रश्न आपको, अगला टॉपिक आपको देखना है एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल। ठीक है, एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन से मिनिस्ट्री के भीतर में आता है, आपको इसको भी देखना है, कब शुरू हुआ था, इस सब के बारे में एक नजर दौड़ा लीजिएगा, दैट इज इट। आगे बढ़ते हैं, सीड वेरी सिग्निफिकेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण, सीड स्कीम फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ डीएनटीज, डीएनटी मतलब डी नोटिफाइड ट्राइब। तो इनके बारे में, डी नोटिफाइड ट्राइब्स के लिए एक प्रोग्राम स्कीम है जिसका नाम है स्कीम फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ डीएनटी सीड, वेरी सिग्निफिकेंट, क्वेश्चन देखने को आपको मिल सकता है, प्लीज लुक इनटू इट। आगे बढ़ते हैं, अटल वय अभ्युदय योजना। ठीक है, जो सीनियर सिटीजन्स है उनके लिए प्रोग्राम है, प्लीज लुक इनटू दिस ऑल्सो, मतलब इसके स्पेशल फीचर्स को देख लेंगे। उसके बाद समग्र शिक्षा स्कीम, इसको भी एक नज़र दौड़ाया जा सकता है। इसके अलावा 5 यूनिवर्सिटी टाउनशिप नियर मेजर इंडस्ट्रियल एंड लॉजिस्टिक कॉरिडोर, इसके बारे में आप देखिएगा कि 5 मेजर यूनिवर्सिटी टाउनशिप कहाँ पे बनाया जा रहा है, इसके क्या सिग्निफिकेंस है। और इसके अलावा आपको नज़र दौड़ाना है स्टेम एजुकेशन पे। ठीक है, तो स्टेम एजुकेशन के बारे में भी ध्यान देना है कि स्टेम एजुकेशन क्या है। इसके अलावा एजुकेशन टू एम्प्लॉयमेंट एंड इंटरप्राइजेज स्टैंडिंग कमिटी। ठीक है, तो एक कमिटी बनाई जा रही है, हाई पावर कमिटी, और वो क्या है, एजुकेशन टू एम्प्लॉयमेंट एंड इंटरप्राइजेज स्टैंडिंग कमिटी। तो ये वाला पार्ट जरूर पढ़ लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं, अटल टिंकरिंग लैब के बारे में पढ़ना है कि अटल टिंकरिंग लैब क्या है, कौन इसको ऑपरेट करता है, किसके अंदर में ये फंक्शन करता है, कहाँ कहाँ पर अटल टिंकरिंग लैब बनाया गया है, ये सब चीज़ें आपको नज़र दौड़ानी पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं, पीएम पोषण स्कीम, वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज लुक इनटू दिस। अगला बढ़ते हैं, प्राइम मिनिस्टर स्किलिंग एंड एम्प्लॉयबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू अपग्रेडेड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्कीम, ये 2025 में लॉन्च हुआ था, ये भी इस बार मेंशन है, तो इसको प्लीज पढ़िएगा, इंपॉर्टेंट है। प्राइम मिनिस्टर स्किलिंग एंड एम्प्लॉयबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू अपग्रेडेड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो प्लीज लुक इनटू दिस। उसके अलावा आजकल कंटेंट पे बहुत ज़्यादा फोकस है, तो इस पर ध्यान दीजिएगा, व्हाट इज कंटेंट क्रिएटर लैब। ठीक है, इसके बारे में जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो भी आजकल आप देख रहे हैं, एनिमेशन हो गया, विजुअल इफेक्ट हो गया, गेमिंग हो गया, इन सब के लिए टर्म इस्तेमाल किया जाता है एबीजीसी सेक्टर। तो प्लीज लुक इनटू दिस, व्हाट इज कंटेंट क्रिएटर लैब। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे एक आप टर्म देख सकते हैं, ऑरेंज इकोनॉमी, वो भी आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन, इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, हाई पावर्ड स्टैंडिंग कमिटी टू लुक एट द पाथवे फॉर एजुकेशन टू एम्प्लॉयमेंट इंटरप्राइजेस, हमने ऊपर डिस्कस कर लिया है, यही सेम चीज़ है। तो ये जो हाई पावर कमिटी है, इसके बारे में एक नज़र दौड़ा सकते हैं। गोल्डी लॉक, ये शब्द आपको बार बार देखने को सुनने को मिला होगा बजट में और उसके आसपास के कमेंट्री में, तो आप पढ़िएगा व्हाट इज गोल्डी लॉक। ठीक है, इसको इकोनॉमी के कॉन्टेक्स्ट में भी इस्तेमाल करते हैं कि जब महंगाई जो है, इन्फ्लेशन जो है, वो कंट्रोल में रहे और ग्रोथ जो है वो भी बढ़ता रहे। दिक्कत क्या होती है, ग्रोथ बढ़ता है तो इन्फ्लेशन भी बढ़ जाता है। तो गोल्डी लॉक वो रेयर मोमेंट होता है जहाँ पे दोनों ही कंट्रोल में रहता है, इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में रहता है, ग्रोथ भी सही तरीके से ऑप्टिमम तरीके से चल रहा होता है। ठीक है, हालांकि गोल्डी लॉक एक और कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल में होता है, आप कह सकते हैं स्पेस टेक्नोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में। तो दोनों ही वर्ड को, दोनों ही कॉन्टेक्स्ट में गोल्डी लॉक को समझ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, 6 की एरियाज की बातें की गई हैं। ठीक है, स्केलिंग अप मैन्युफैक्चरिंग 7 स्ट्रेटेजिक एंड फ्रंटियर सेक्टर, जो 6 एरिया, उसमें पहला एरिया क्या है, 7 स्ट्रेटेजिक एंड फ्रंटियर सेक्टर में स्केलिंग अप मैन्युफैक्चरिंग। अब ये 7 स्ट्रेटेजिक सेक्टर क्या, आपको ये भी देखना है। तो 6 एरिया में पहला एरिया तो यही है कि 7 स्ट्रेटेजिक सेक्टर में काम करना है। दूसरा क्या है, रेजुविनेटिंग लेगेसी इंडस्ट्री, तो आपको देखना है कि लेगेसी इंडस्ट्री क्या है। तीसरा क्या है, क्रिएशन ऑफ चैंपियन एमएसएमई, तो चैंपियन एमएसएमई भी क्या है, ये भी देखना है। उसके अलावा डिलीवरिंग ए स्ट्रॉन्ग पुश फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके अलावा इंश्योरिंग लॉन्ग टर्म एनर्जी सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी, और छठा क्या है, डेवलपिंग सिटी इकोनॉमिक रीजन। ठीक है, तो प्रीलिम्स के कॉन्टेक्स्ट में तो कम, लेकिन अगर आप यूपीएससी मेंस या कोई भी स्टेट पीसीएस का मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो ये 6 की एरियाज का नाम जरूर ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अपने एग्जाम के लिए। आगे फिर बढ़ते हैं, जल जीवन मिशन प्रोग्राम, इसके बारे में पढ़िएगा, व्हाट इज जल जीवन मिशन प्रोग्राम। ठीक है, इसके कि कौन चलाता है, इसमें क्या क्या जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, तो ये सब चीज़ पढ़ना है, इसके सारे सैलिएंट फीचर्स पढ़ने हैं। इसके अलावा एक स्कीम है जिसका नाम है ईसीएमएस, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम, प्लीज लुक इनटू दिस ऑल्सो।
इसके अलावा लिथियम आयन बैटरीज न्यूज़ में रहता है, पढ़िए कैसे काम करता है, कैसे एनर्जी सिक्योरिटीज़ के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसके चैलेंजेस क्या क्या हैं ये भी पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं। बेसिक कस्टम ड्यूटी ऑन सोडियम एंटीमोनेट यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोलर ग्लास हैज बीन कट फ्रॉम 7.5 to 0। तो सोडियम एंटीमोनेट पे जो बेसिक कस्टम ड्यूटी था उसको 7.5 से घटा करके 0 कर दिया गया है। तो आप इसको पढ़ेंगे कि सोडियम एंटीमोनेट क्या है, ठीक है। ये तो मैंने मेंशन कर ही दिया कि सोलर ग्लास में इस्तेमाल होता है, तो ये एक पर नजर दौड़ा लेंगे। उसके अलावा शांति एक्ट के बारे में जरूर पढ़ लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, हमारे न्यूक्लियर एनर्जी मिशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले तो एक न्यूक्लियर एनर्जी मिशन भी पढ़ लीजिएगा और शांति एक्ट भी पढ़ लीजिएगा। बेसिकली शांति एक्ट क्या कर रहा है, तो हमारा जो भी न्यूक्लियर एनर्जी है उस पूरे सेक्टर को ट्रांसफॉर्म करने के लिए ये एक तरह का एक्ट आया है, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए, तो प्लीज लुक इनटू दिस, ठीक है। उसके अलावा प्रधानमंत्री सूर्य ग्रह मुफ्त बिजली योजना, प्लीज लुक इनटू दिस ऑल्सो। आगे जो टर्म है वो है नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, प्लीज रीड अबाउट दिस, व्हाट इज नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। इसके साथ साथ आप पढ़ सकते हैं व्हाट इज वाई हाइड्रोजन इज इंपॉर्टेंट, है ना। इसके अलावा आप पढ़ सकते हैं व्हाट इज ग्रे हाइड्रोजन, व्हाट इज ग्रीन हाइड्रोजन, व्हाट इज ब्लू हाइड्रोजन, कैसे बनता है, ये सारा कुछ आप इनको पढ़ेंगे इन टोटलिटी। जब आप इसको तैयार करेंगे तो आपको क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल सकता है। फिर कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन स्टोरेज CCUS, ये लगातार न्यूज में होता है, तो आप इसको पढ़िए व्हाट इज CCUS, कैसे कैसे काम करता है, नहीं करता है। 6 क्रिटिकल इंडस्ट्रियल सेक्टर्स, इसका नाम याद रखिएगा, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स, कैपिटल गुड, रेयर अर्थ, केमिकल एंड बायोफार्मा, ठीक है। तो इन 6 का नाम ध्यान रखेंगे। समर 2.0 पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं, चैंपियन SME पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं, इन दोनों को आपको पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं। जो हमने पहले ही आपको कहा था कि जो नेशनल वाटरवेज की बातें हम कर रहे थे, तो यहाँ पर ध्यान रखिए कि बजट हैज प्रपोज टू एस्टेब्लिश अ न्यू डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर, ठीक है, कनेक्टिंग दकौनी इन द ईस्ट टू सूरत इन द वेस्ट। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, न्यू फ्राइट कॉरिडोर, दकौनी, ईस्ट में दकौनी और सूरत गुजरात में, इनको कनेक्ट करके एक न्यू डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर शुरू किया जा रहा है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो हमने पहले डिस्कस किया था 20 न्यू नेशनल वाटरवे NW, इसको पढ़ना है। इसमें भी NW5 के बारे में जो हमने कहा था उड़ीसा से शुरू हो रहा है, तो स्टार्टिंग फ्रॉम ब्रह्मणी एंड महानदी, ठीक है, तो इन दोनों का नाम याद रखिएगा नदी का। उसके अलावा उड़ान स्कीम के बारे में पढ़ेंगे, उड़ान और वायबिलिटी गैप फंडिंग क्या होता है ये भी एक बार पढ़ लेंगे, 2 मिनट का समय में हो जाएगा, तो प्लीज इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। उसके अलावा 7 हाई स्पीड रेल, इसके बारे में पढ़ेंगे। कवच सिस्टम क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। कौन सा मैकेनिज्म है, इसको कैसे ऑपरेट करता नहीं करता है, तो प्लीज लुक इनटू इट। बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है, वो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी, प्लीज इसको रीड कीजिएगा कि व्हाट इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी, ये क्या है। लोग ट्रेनिंग दिया जाएगा बेसिकली टूरिज्म इस सब को प्रमोट करने के लिए, तो प्लीज लुक इनटू दिस। बुद्धिस्ट सर्कल इस बार बहुत न्यूज़ में था, और इसके अलावा बजट में भी इसको बहुत ज़्यादा फोकस किया गया, तो प्लीज रीड अबाउट इट ऑल्सो, व्हाट इज बुद्धिस्ट सर्कल, ठीक है। बेसिकली बुद्धिज्म से जो जुड़े हुए साइट्स हैं उन सबको डेवलप करने की बातें होंगी, तो प्लीज़ इसको देख लीजिएगा। इसके अलावा 15 आर्कोलॉजिकल साइट्स हैं जिसको डेवलप करने की बात की गई है, तो उन साइट्स के बारे में पढ़ना ज़रूरी है। लोथल, धोलावीरा, राखीगढ़ी, ये सारे जो हैं हड़प्पन साइट्स हैं, तो इनका नाम पढ़ लीजिएगा। लोथल, धोलावीरा, राखीगढ़ी, इन सब का नाम पढ़िएगा। उसके बाद अदिचन्नालूर, सारनाथ, हस्तिनापुर एंड लेह पैलेस, ठीक है। तो इन सब के बारे में पढ़ना है, इन सबको ये क्यों इंपॉर्टेंट है, किस लिए इंपॉर्टेंट है, किस जगह पर है, कौन से स्टेट में, ये सब कुछ पढ़िएगा, आपको एक क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल सकता है, वेरी सिग्निफिकेंट। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम आगे डेवलपमेंट ऑफ इकोलॉजिकली सस्टेनेबल इन्वायरमेंट टूरिज्म ट्रेल, द इनिशिएटिव इंक्लूड माउंटेन ट्रेल इन हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड एंड जम्मू एंड कश्मीर। तो ये देखिएगा कि क्या है, डेवलपमेंट ऑफ इकोलॉजिकल सस्टेनेबल एंड सस्टेनेबल इन्वायरमेंटल टूरिज्म ट्रेल। तो बेसिकली इकोलॉजिकली सस्टेनेबल जो टूरिज्म है, कि ऐसा टूरिज्म जिससे इकोलॉजी को दिक्कत ना हो। ऐसा ना हो कि हम टूरिज्म के नाम पे पूरा इन्वायरमेंट और इकोलॉजी को बर्बाद कर दे, कि पहाड़ मतलब इतना हम करें कि पहाड़ टूटने लगे, लैंडस्लाइड होने लगे। तो इस सब का ध्यान में रख करके हम जब डेवलपमेंट पे काम करेंगे, तो उसके लिए इस बार के बजट में बात की गई है, तो उसको आपको पढ़ना है। माउंटेन ट्रेल में कौन कौन सा स्टेट को कवर किया गया है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड एंड जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। इसके अलावा अराकू वैली कहाँ पर, ईस्टर्न घाट में। उसके अलावा
पोडिगई मलाई इन वेस्टर्न घाट तमिलनाडु में। तो इन सब का नाम याद रखिएगा, जैसे पोडिगई मलाई कहाँ पर है तो तमिलनाडु में, अराकू वैली कहाँ पर तो ईस्टर्न घाट में। ये सब चीज़ किसके भीतर आ रहा है, तो ये सब आ रहा है माउंटेन ट्रेल के भीतर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू एंड कश्मीर, अराकू वैली और पोडिगई मलाई इन वेस्टर्न घाट। इसके अलावा टर्टल ट्रेल, कछुआ ट्रेल, जो कछुआ है वो नेस्टिंग करता है तो उड़ीसा में, कर्नाटका में और केरला में, तो इसको भी आपको पढ़ना है। जैसे आपने सुना होगा कि ब्लू रिडली टर्टल, तो ये जो है ये उड़ीसा में आकर के हैचिंग करती है। तो इन सब के बारे में इसके आसपास भी कुछ डेवलपमेंट्स की बातें की जा रही है। उसके अलावा कर्नाटका केरला, उड़ीसा कर्नाटका केरला, ठीक है। बर्ड वाचिंग ट्रेल, जो चिड़िया उनको देखने के लिए, तो पुलिकट लेक है आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश तमिलनाडु बॉर्डर पे, तो इसको भी डेवलप करने की बातें की गई हैं। तो बेसिकली आपको क्या करना है कि जो माउंटेन ट्रेल है वो कहाँ पर है, हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, अराकू वैली ईस्टर्न घाट, पोडिगई मलाई वेस्टर्न घाट, इन सब का नाम याद रखना। टर्टल ट्रेल के बारे में याद रखना है, उड़ीसा। तो ग्रीन रेडली टर्टल, यहाँ पे ये ग्रीन रेडली टर्टल हैचिंग करनी आती है, तो बहुत बहुत ज़्यादा नंबर में आती है, तो देखने के लिए वहाँ पर भी लोग कुछ डेवलपमेंट की बातें कर रहे हैं। कर्नाटका केरला, ठीक है। बर्ड वॉचिंग कहाँ पर, तो पुलिकट लेक है आंध्र प्रदेश का और तमिलनाडु बॉर्डर पे, तो उन सबके डेवलप करके किस तरीके से इकोलॉजिकली हम उसको डेवलप करें कि वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स के अंदर में, मतलब टूरिज्म तो डेवलप्ड हो लेकिन इकोलॉजी को नुकसान ना हो। उसके अलावा जीडीपी के बारे में पढ़ लीजिएगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बजट के कॉन्टेक्स्ट में इंपॉर्टेंट, जनरली हमें पता होना चाहिए व्हाट इज जीडीपी, है ना। व्हाट इज जीडीपी डिफ्लेक्टर क्या होता है, जीडीपी नॉमिनल रेट पर जीडीपी का क्या मतलब होता है, रियल जीडीपी का क्या मतलब होता है, तो ये सारे टर्म आप पढ़ेंगे तो इकोनॉमी के लिए क्वेश्चंस आपको वहाँ पर मिल सकता है। इसके अलावा 10,000 करोड़ का एसएमई ग्रोथ फंड, है ना, स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज ग्रोथ फंड बनाने की बात की गई है, तो इसको भी एक बार पढ़ेंगे। उसके अलावा प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव न्यूज़ में बहुत समय से रहा है, इसको पढ़ लीजिएगा। और मेंस वेंस के लिए प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव का क्या नुकसान है ये भी पढ़ना जरूरी है। मतलब पॉजिटिव पार्ट तो पढ़ना ही है, सेलिएंट फीचर क्या है इसका, ये कैसे हेल्प करेगा हमारी इंडस्ट्री को, लेकिन इसका निगेटिव एस्पेक्ट्स क्या है ये भी पढ़ना है। एफडीआई के बारे में पढ़ लीजिएगा, व्हाट इज एफडीआई, व्हाट इज एफआईआई, व्हाट इज हॉट मनी, ये सब कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। तो इसके अलावा एफडीआई में पैटर्न भी जरूर देखना इंपॉर्टेंट हो गया है कि भाई हमारे यहाँ एफडीआई का फ्लो का पैटर्न क्या है, बढ़ा है, घटा है, या फ्लक्चुएशंस दिखा है, या एक ही पैटर्न दिखता है, तो ये इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए। स्पेशल इकोनॉमिक जोन को एक बार आप नजर दौड़ा लेंगे। इसके अलावा नेशनल एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन, प्लीज लुक इनटू दिस आल्सो। एफआरबीएम, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, इस एक्ट के बारे में पढ़िएगा। न्यूज़ में था कि एक मतलब न्यूज़ में भी था और बजट में भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई एफआरबीएम एक्ट क्या है, कब बनाया, कौन सी कमेटी ने ये रिकमेंडेशन दिया था, एफआरबीएम एक्ट में सेंटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, तो प्लीज लुक इनटू इट। उसके अलावा एनएसएपी, नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, इसको भी एक बार देखिएगा। इसके अलावा सामर्थ्य के बारे में जरूर देख लीजिएगा, विच इंक्लूड मतलब नेशनल एनएसएपी प्रोवाइडिंग सोशल सिक्योरिटी पेंशन सामर्थ्य, विच इंक्लूड मैटरनिटी इंटाइटलमेंट, पालना फॉर क्रेचेज, पीएम पोषण विच प्रोवाइड मिड डे मील इन स्कूल एंड सक्षम आंगनवाड़ी। तो आपको इस पूरे चीज़ को इन टोटालिटी देखना है। नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम मतलब पिछले कुछ समय से, या फिर आप इसको ऐसे देख सकते हैं कि जो सोसाइटी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट है, जैसे कि मैटरनिटी इंटाइटलमेंट, तो उसके लिए सामर्थ्य करके कोई प्रोग्राम चल रहा है। पालना, जो बच्चे होते हैं उनके क्रेचेस फैसिलिटीज़ के लिए पालना, पीएम पोषण, मिड डे मील स्कीम, तो इन सब चीज़ों को, सक्षम आंगनवाड़ी, तो इन सब चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा कि कैसे ऑपरेट होता है, कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर ऑपरेट होता है, इनके सैलिएंट फीचर्स क्या हैं, दैट इज इट। आपको एक और टर्म देखना है, व्हाट इज करंट अकाउंट डेफिसिट, व्हाट इज करंट अकाउंट सरप्लस। फिर आगे बढ़ते हैं। खास करके पिछले कुछ समय से रुपया जो था वो कमज़ोर हो रहा था, हालांकि अब थोड़ा सा स्टेबिलिटी दिखी है, लेकिन जो रुपया कमज़ोर हुआ तो उसके कारण करंट अकाउंट सरप्लस, करंट अकाउंट डेफिसिट, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कैसे प्रभाव पड़ेगा, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर प्रधानमंत्री आवास योजना देख लीजिएगा। उसके अलावा स्वच्छ भारत मिशन इंपॉर्टेंट बहुत सालों से है, तो इसको देख लीजिएगा। अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन अमृत, ये भी देख लेंगे कौन सी मिनिस्ट्री चलाती है, ठीक है, इसके सैलेंट फीचर्स क्या हैं। इसके अलावा जो हमने ऊपर भी डिस्कस किया था, तो ये सारे टर्मिनोलॉजी हैं, जैसे राखी गढ़ी हो गया, लोथल हो गया, धोलावीरा हो गया, ठीक है, ये सब क्या है, ये सब
हड़प्पन साइट्स हैं, तो आपको इनको इन साइट्स को पढ़ना है, यहाँ पे क्या मिला, कौन से स्टेट में है। जैसे लोथल है तो लोथल किस स्टेट में है, क्यों इम्पोर्टेंट है, तो ये सब पढ़ना है। उसके अलावा आदिचन्नलूर, सारनाथ, हस्तिनापुर, लेह पैलेस, ये सारे इन आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं जिसके डेवलपमेंट्स की बातें इस बार के बजट में की गई, तो इसको पढ़ना है। उसके अलावा सेंटर इनलैंड फिशरी रिसर्च इंस्टीट्यूट सिफड़ी, इसके बारे में पढ़ना, हमने अभी ऊपर ही देखा था कि फिशरीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक बहुत बड़ा एरिया जो है वहाँ पे हमारे पास पानी है, तो हम मछली पालन कर सकते हैं, जिसमें मत्स्य संपदा योजना ये सब चल ही रहा है। आगे बढ़ते हैं। आपको एक और चीज़ पढ़ना है, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, ये भी एक बार देख लीजिएगा। उसके अलावा माइनॉरिटीज़ के लिए कुछ जो स्कीम है उसमें एक है कौमी वक्फ बोर्ड तरक्की स्कीम, कौमी वक्फ बोर्ड तरक्की स्कीम, तो प्लीज़ इसको देख लीजिएगा, इसका सैलेंट फीचर्स क्या है। उसके अलावा शहरी वक्फ संपत्ति विकास योजना, इसको भी एक नज़र दौड़ा सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। प्राइम मिनिस्टर विरासत का संवर्धन, ये भी माइनॉरिटीज़ डेवलपमेंट स्कीम का ही पार्ट है, तो इसको भी पढ़ेंगे, प्राइम मिनिस्टर विरासत का संवर्धन। उसके अलावा 16th फाइनेंस कमीशन बहुत इंपॉर्टेंट हो गया अपने एग्जाम के लिए। कुछ रिकमेंडेशन है जो मैं इसको यहाँ पे डिस्कस कर दे रहा हूँ। 16th फाइनेंस कमीशन, तो सबसे पहले आप पढ़ेंगे कि व्हाट इज फाइनेंस कमीशन, is it a constitutional body, if it is a constitutional body then under which article this body is mentioned। ठीक है, तो आर्टिकल पढ़ लीजिएगा। उसके अलावा आपको ये भी पढ़ना है कि इसमें इसके चेयरपर्सन और मेंबर कितने होते हैं फाइनेंस कमीशन में, 16 फाइनेंस कमीशन के चेयरपर्सन कौन थे, तो ये सारे फैक्चुअल डेटा आपको याद रखने हैं। कुछ इंपॉर्टेंट चेंज हमें देखने को मिला है, तो बेसिकली बात ये कहा गया है कि सरकार ये कहा 16 फाइनेंस कमीशन ने कहा है कि देयर इज नो फर्दर स्पेस टू कट द स्टेट शेयर इन द डिविजिबल पूल एज द सेंटर सेस एंड सरचार्ज नॉट शेयरेबल विद द स्टेट। ध्यान रखिएगा, तो ऐसे ये 16 फाइनेंस ने कमीशन ने कहा कि स्टेट का जो शेयर है उसको और कट नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो सेंटर का सेस और सरचार्ज होता है वो, यानी जब सेंटर टैक्स कलेक्ट करती है तो जीएसटी के भीतर वो स्टेट के साथ भी उसको शेयर करती है, लेकिन जो सेस कलेक्ट करती है, सरचार्ज कलेक्ट करती है, उसको स्टेट के साथ शेयर नहीं करती है। तो इसीलिए जो एक्चुअल पुल है वो 2014-15 में जितना पैसा कलेक्ट करती थी सेंट्रल गवर्नमेंट, मान लीजिए 100 रुपया कलेक्ट करती थी, तो उसमें से 89 रुपया एक पैसा को उसको स्टेट के साथ शेयर करना पड़ता था। लेकिन धीरे धीरे सेंटर ने सेस और सरचार्ज इंक्रीज कर दिया, तो 2020 से 24 पीरियड में बेसिकली जो भी कलेक्ट कर रही है उसका एक केवल 74 से 80% ही शेयर कर रही है। तो मान लीजिए अब ये 100 रुपया कलेक्ट कर रही है, तो इसमें से सिर्फ 74 से 80 रुपया ऐसे हैं जिसमें इसको शेयर करना पड़ रहा है, बाकी का जो 26 रुपये या 20 रुपये है वो सेंटर सेस और सरचार्ज से शेयर कर रही है। तो कुल जमा बात यह है कि सेस और सरचार्ज जो है ये सेंटर स्टेट के साथ शेयर नहीं करती है, उसके लिए बाध्य नहीं है, बाकी के लिए बाध्य है। तो ये 16 फाइनेंस कमीशन कह रही है कि स्टेट के पास मतलब और ऑप्शन नहीं है कि आप स्टेट का शेयर को कम करें, तो इसको ध्यान रखना है। दूसरी बात यह है, स्टेट पॉपुलेशन जिसको पहले 15% शेयर, मतलब जो भी पैसा बढ़ता था उसमें उसका एक आधार था कि जो कैलकुलेशंस स्टेट फाइनेंस में जो कैलकुलेशंस ये जो हमारा फाइनेंस कमीशन जो स्टेट का पॉपुलेशन को 15% वेटेज देती थी, उसको बढ़ा करके सारा 17% वेटेज कर दिया है। यानी कि अगर किसी स्टेट के पास पॉपुलेशन ज़्यादा होगा तो उसको अकॉर्डिंगली मतलब उसका पैसा बढ़ जाएगा। फिर डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस को भी इम्पोर्टेंस दिया गया है, यानी कि किसी ने किस तरीके से डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस, पॉपुलेशन को किस तरीके से, ग्रोथ को किस तरीके से मैनेज किया, कंट्रोल किया, तो उसका वेटेज पहले 12.5% था, अब घटा करके उसको 10% कर दिया है। एरिया ऑफ द स्टेट हैज बीन ग्रांटेड 10% वेटेज, ठीक है। 16 फाइनेंस कमीशन ने पहले इसको 15% वेटेज था, यानी कि किसी के पास बहुत बड़ा एरिया है तो उसको पहले ज़्यादा फायदा था, अब उसका वेटेज कम हो गया। पहले एरिया को कितना परसेंट वैल्यू देते थे, 15%, अब उसको घटा करके 10% कर दिया गया है। बेसिकली ये जो कैलकुलेशंस होते हैं, कैलकुलेशंस में इन सब चीज़ों को इस्तेमाल करती है फाइनेंस कमीशन कि भाई आपका एरिया जितना है तो उसके हिसाब से आपको जो पैसा मिलेगा उसका 15% एरिया के द्वारा डिसाइड होगा, लेकिन अब ऐसा नहीं, अब 10% के एरिया को वेटेज दिया जाएगा। फिर स्टेट फॉरेस्ट कवर नाउ रिसीव 10%, पहले भी 10% था वेटेज, अब भी 10% है, तो इसमें कोई चेंज नहीं हुआ। इंपॉर्टेंट बात है, स्टेट का जो फॉरेस्ट कवर है, आपके पास कितना फॉरेस्ट कवर है उसके आधार पे 10% पैसा मिलता है। फिर
स्टेट्स पर कैपिटा जीएसडीपी डिफरेंस, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। द डिफरेंस बिटवीन स्टेट एवरेज पर कैपिटा इनकम एंड दैट ऑफ स्टेट विद द हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम, यानी कि एक स्टेट है एक स्टेट जिसका हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम और स्टेट दूसरा स्टेट जिसका एवरेज पर कैपिटा इनकम, उसके बीच में जो डिफरेंस होगा, मान लीजिए किसी स्टेट का मान लीजिए 1 मिनट की हाईएस्ट 100 है और किसी का 80 है, तो ये जो डिफरेंस हुआ ये 20 का हुआ। तो इस सब को आधार पर रख करके पहले हाईएस्ट वेटेज है 42.5%, पहले दिया जाता था 45, अब उसको वैल्यू दिया जा रहा है 42.5% का, 42.5% का। पहले कितना दिया जाता था 45%, तो ये घटाया है, लेकिन घटाने के बावजूद भी ये सबसे बड़ा फैक्टर है, ठीक है। और इन सब चीज़ों में क्या होगा, तो ध्यान रखिएगा कि ऑल 5 साउदर्न स्टेट हैव सीन देयर डिवोल्यूशन अमाउंट ग्रो, यानी कि जो तमिलनाडु है, केरला है, आंध्र प्रदेश है, तो इन सबको क्या होगा, कर्नाटका, इन सबको क्या होगा, इनको जो पैसे मिलते थे वो पैसे बढ़ेंगे, घटेंगे नहीं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 16 फाइनेंस कमीशन को देख लीजिएगा, व्हाट इज फाइनेंस, मतलब फाइनेंस कमीशन इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और नॉट, उसके अलावा इफ इट इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अंडर विच आर्टिकल, इसके अलावा इसके कौन मेंबर होते हैं, कौन चेयरपर्सन होते हैं, 16 फाइनेंस कमीशन के चेयरपर्सन कौन है, मेंबर कौन है, तो ये सब एक बार देख लेंगे। तो यहाँ से, और इसके अलावा ये फॉर्मूला पर नजर दौड़ा लीजिएगा कि भाई स्टेट के पर कैपिटा जीएसडीपी डिफरेंस को कितना वेटेज है, पहले कितना वेटेज था, पॉपुलेशन को कितना वेटेज है, पहले कितना वेटेज था, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस को कितना वेटेज है, पहले कितना था। तो बहुत चांसेस हैं कि यू विल गेट अ क्वेश्चन फ्रॉम हियर। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एंड हैव अ नाइस